पाकिस्तान दुनिया का ऐसा इकलौता देश है जहां वक्त से पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी बदल जाती है और चुनाव से पहले फैसला कि अगला दावेदार कौन होगा। क्योंकि जिस नवाज शरीफ को कल तक पाकिस्तान में भगोड़ा बताया जा रहा था, वो सेना की आंखों का तारा बन गए। क्योंकि आज जब नवाज शरीफ 4 साल के बाद पाकिस्तान लौटे तो उनका स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ जैसे मानो वो कोई जंग जीत कर आ रहे हो। उसी पर यह रिपोर्ट बनाई है, देखिए। जिन्ना लैंड का चढ़ा पारा, भगोड़े नवाज कैसे बने आंखों का तारा। पाकिस्तान में आएगा सियासी तूफान, शरीफ के लिए खाली सत्ता का मैदान। फौज से कोर्ट तक डील डन, 4 साल बाद नवाज का ग्रैंड वेलकम। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि जो वफा आपने अपने भाई के साथ निभाई है, 21 अक्टूबर आपकी उन वफाओं की समर का दिन है। सरहद पार बढ़ा तनाव, क्या नवाज बिना लड़े जीत जाएंगे चुनाव? कि नवाज शरीफ को बनाने वाले मिटाने वाले कई आए कई चले गए। जहां चलती है फौज की मर्जी, वक्त से पहले बदल जाती है पीएम की कुर्सी। पाकिस्तान के अंदर 2 कानून चल रहे हैं, एक एलीट क्लास के लिए और एक आम आदमी। नवाज पाकिस्तान को बचाएंगे या अपनी किस्मत चमकाएंगे? वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया? नवाज शरीफ रिटर्न्स, वनवास का द एंड। नवाज शरीफ पूरे 4 साल के बाद पाकिस्तान लौटे हैं। इन 4 सालों में बहुत पानी बहा है। जब वो इलाज के लिए पाकिस्तान गए थे तब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने तक के लिए अयोग्य ठहराया था। लेकिन अब मानो नवाज शरीफ के सारे पाप धुल गए हैं। उन्हें उन तमाम आरोपों के मामले में जमानत मिल गई है जिसमें गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी उन पर। और यह सब बिना सेना की मेहरबानी के संभव नहीं है। शायद इसलिए इमरान खान के समर्थकों ने उन्हें नया लाडला कहना शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नवाज शरीफ अपनी किस्मत चमकाएंगे या डूबते पाकिस्तान को भी बचाएंगे? पाकिस्तान की सियासी फजाओं में इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है, लाहौर की गलियों से लेकर इस्लामाबाद की सड़कों तक, पाकिस्तानी टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक नवाज शरीफ ही छाए हुए हैं। और अब आपको बताएं, नवाज शरीफ दुबई में इसहाक डार के बेटे अली डार की रिहाइशगाह पहुंच गए हैं। साबिक वजीर आजम हफ्ते की सुबह खुसूसी तैयारी के जरिए पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। कायद नून लीग के इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पूरे 4 साल के बाद नवाज शरीफ की घर वापसी हो रही है। ये वो लम्हा जिसका इंतजार नवाज शरीफ और उनकी पार्टी लंबे समय से कर रही थी। और जब नवाज ने पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखे तो आसमान से फूल बरस रहे थे। हजारों की संख्या में उनके समर्थक सड़कों पर मौजूद थे, जैसे मानो पाकिस्तान का कोई सुपरस्टार लौट कर आया है। मियां तेरे जानसार, मियां तेरे जानसार। नवाज लंदन से सीधे पाकिस्तान नहीं आए हैं, वो दुबई से सऊदी अरब होते हुए पाकिस्तान पहुंचे हैं। यानी अपने आकाओं के आशीर्वाद को अपना कवच बनाकर लाए हैं। मैं वो शख्स हूँ जिसने 150 पेशियाँ भुगती हुई हैं। ना सिर्फ मैंने, मेरी बेटी ने, और बिल आखिर बेटी को भी क्लीन चिट मिली कोर्ट से। और मिलनी थी वो किसी ना ओहदे पर फाइज थी जब मैं वज़ीर आज़म था, जब हमारी गवर्नमेंट थी, ना उनके पास कोई ऑफिस था, ना कोई वज़ीर थी, ना मशीर थी, तो उनको तो ऐसे धर दिया था उन्होंने।
रही सही कसर उनकी पार्टी ने पूरी कर दी है, जिसने नवाज के लौटने से पहले ही पूरे पाकिस्तान का माहौल नवाजमय कर दिया था। पाकिस्तान की जिंदगी में, 25 करोड़ अवाम की जिंदगी में उम्मीद का दिन वापस लौट के आ रहा है। ये एक नई मुस्लिम लीग नून का जन्म हुआ है माशाल्लाह। नवाज शरीफ आएगी तो मुल्क का पहिया चलेगा। नवाज शरीफ को बनाने वाले, मिटाने वाले कई आए, कई चले गए। नवाज शरीफ ऐसे वक्त में पाकिस्तान लौट रहे हैं जब सत्ता का सियासी मैदान पूरी तरह से खाली है और सेना के सामने नवाज के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इस वक्त पाकिस्तान में नवाज शरीफ को चुनौती देने वाला कोई भी नहीं है। इमरान खान जेल में है और जो केयरटेकर सरकार है अनवारुल हक जिसे चला रहे, वो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के इशारे पर चलती है। दरअसल नवाज शरीफ के लिए माहौल बनाने और पाकिस्तान में उनके लौटने की स्क्रिप्ट लिखने में उनके भाई शहबाज की बड़ी भूमिका है। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में हर कोई शहबाज की वफा के कशीदे पढ़ रहा है। जिन्होंने नवाज शरीफ साहब का बाजू बनकर, उनकी स्ट्रेंथ बनकर, जिस तरह मुश्किल हालात में नवाज शरीफ साहब का परचम बुलंद रखा, जिस तरह से वफा उन्होंने अपने भाई के साथ निभाई, मैं मिस्टर प्रेसिडेंट जरा इधर देखें प्लीज, मैं आपको PMLN की तरफ से सलाम पेश करना चाहती हूं। और अंकल, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि जो वफा आपने अपने भाई के साथ निभाई है, 21 अक्टूबर आपकी उन वफाओं की समर का दिन है। हालांकि नवाज के पाकिस्तान आते ही सियासी पारा चढ़ने लगा है, क्योंकि 2019 में नवाज इलाज के नाम पर लंदन गए थे। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार था जब किसी सजा याफ्ता को देश से बाहर जाने की इजाजत मिली थी। तब नवाज ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वो इलाज के 4 हफ्ते बाद लौट आएंगे, लेकिन नवाज इलाज के बाद भी पाकिस्तान नहीं लौटे। इस दौरान नवाज को कई नोटिस भेजे, लेकिन नवाज ने एक भी नोटिस का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। यही वजह है कि एक धड़े की तरफ से उन्हें जेल भेजने की बात कही जा रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद 24 को उनको जमानत जो है ना कंफर्मेशन ना हो, फिर उनको गिरफ्तारी का साफ जगह जमानत कैंसिल हो जाती है, तो फिर तो नैब को कहा जाएगा कि नैब तो वहाँ मौजूद होगा कि गिरफ्तार कर लें। लोग भी आएंगे मियाँ साहब के साथ, 3-4 हज़ार लोग मुमकिन है अदालत में जब वो आए एक जुलूस की शक्ल में है, जैसे वो खान साहब भी आते थे। ये देखें मियाँ साहब जो है उनको पुलिस पकड़ के या नैब पकड़ के उनको अडियाला लेकर जा रही है और फिर उसके बाद केस प्रोसेस होगा। उधर नवाज और उनके समर्थकों को भी ये बात खाई जा रही थी कि पाकिस्तान में कदम रखते ही नवाज की गिरफ्तारी तो नहीं हो जाएगी, लेकिन नवाज और उनकी पार्टी का अंदाज बता रहा है कि वो सारी गोटियां सेट करने के बाद ही लौटे हैं। मियां तेरे चार निशान। बाबूजी आई लव यू, बाबूजी आई लव यू। पाकिस्तान के अंदर 2 कानून चल रहे हैं, एक एलीट क्लास के लिए और एक आम आदमी के लिए। एलीट क्लास के लिए इस तरह का रिलीफ मिलता है जिस तरह के मियां साहब को मिला है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि नवाज के लौटने से पहले ही उन्हें एवनफील्ड और अल अजीजिया जैसे भ्रष्टाचार मामलों में कोर्ट की तरफ से राहत दे दी गई है। जिस तोशखाना मामले में नवाज पर गिरफ्तारी का वारंट लटका हुआ था, उसे भी नैब ने सस्पेंड कर दिया। अब नवाज को परमानेंट जमानत के लिए 24 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना है। यानी नवाज के सामने जितनी भी मुसीबतें थीं वो खत्म हो चुकी हैं और जो सबसे बड़ी रुकावट अयोग्यता की थी वो दीवार भी हट चुकी है। दरअसल शहबाज जब सत्ता में थे तो उनकी सरकार ने आजीवन अयोग्यता कानून में बदलाव करके इसे 5 साल की अयोग्यता में बदल दिया था। लिहाजा अब नवाज अयोग्य नहीं है। यही वजह है कि नवाज को अभी से उनके समर्थकों ने वजीर आजम कहना शुरू कर दिया है। जानकारों की माने तो नवाज शरीफ की पाकिस्तानी फौज के साथ डील हो चुकी है, जिसमें नवाज को प्रधानमंत्री की कुर्सी तोहफे में मिलेगी, लेकिन मर्जी सेना की चलेगी। यही वजह है कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज को नया लाडला जैसे शब्दों से संबोधित करना
शुरू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान में सेना ही असली बॉस है। जिसने सेना से टकराने की कोशिश की उसे या तो सत्ता से हटा दिया या जेल भेज दिया। और ये बात नवाज शरीफ को अच्छे से समझ में आ गई है, क्योंकि 2018 की ही बात है जब नवाज शरीफ की पार्टी ने सेना से टकराने की जुर्रत की थी। सेना ने नवाज को जेल में डाल दिया था। उस वक्त पाकिस्तानी फौज इमरान खान को सत्ता में लाना चाहती थी, इसलिए अदालत के साथ मिलकर ऐसा चक्रव्यूह बुना कि नवाज और उनके शीर्ष नेता चुनाव तक नहीं लड़ पाए। कभी जिस चक्रव्यूह में नवाज शरीफ थे, आज उस चक्रव्यूह में इमरान खान खुद हैं। इस टकराव की शुरुआत 9 मई 2023 को हुई थी, जब इमरान खान ने खुले मन से सेना को चुनौती दी थी। अब इमरान खान और उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ को पाकिस्तानी सेना की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। उनके तमाम नेता मुकदमों के भंवर में फंसे हैं। वैसे भी जिन्नालैंड में हुकूमत बदलते ही रसूखदारों के लिए कानून का नजरिया बदल जाता है, लेकिन बदहाली में जी रहे पाकिस्तानियों की किस्मत कभी नहीं बदलती। ऐसे में सवाल मौजू है कि नवाज शरीफ क्या सिर्फ अपनी किस्मत चमकाएंगे या डूबते हुए पाकिस्तान को बचाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान लौटने से पहले नवाज शरीफ का एक वीडियो खूब वायरल हुआ है जिसमें वो पाकिस्तान की तंगहाली के लिए पूर्व की इमरान सरकार को कोस रहे हैं और पाकिस्तान के अच्छे दिन लाने की बात कह रहे हैं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया कि आज गरीब रोटी को तरसता है, वाकई रोटी को तरसता है। मैं वीडियो देख रहा था, कई दफा देखता हूँ, ये कुछ दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है, ज्यादा लंबी बात नहीं है। 8-8 रोटियां पैकेट में कोई शख्स तकसीम कर रहा है और यकीन माने मैंने गिना वहां पे 100 से ऊपर औरतें और कुछ अपना बच्चे मौजूद थे, सिर्फ लाइन में रोटियां लेने के लिए। अब रोटी भी दस्तयाब नहीं है, यानी कि अफोर्ड नहीं कर सकता रोटी एक आम आदमी जो है ना वो खरीदना। मुझे बताएं, ये इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सब को, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? पाकिस्तान में सत्ता कांटों का वो ताज है जो कब आपके खिलाफ हो जाए कोई नहीं जानता। पाकिस्तान में सत्ता जाने पर या तो देश निकाला मिलता है या फिर जेल में डाल दिया जाता है। अब 73 साल के नवाज को सिर्फ सत्ता मिलेगी या उसके साथ जेल, ये सवाल भविष्य के गर्भ में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मुस्लिम देश बेदम, मैं होता तो चला देता एटम बम। यह बात नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने इजरायल और हमास की लड़ाई के बीच इजरायल को धमकाते हुए कही है। लेकिन किम की इस धमकी ने दुनिया की धड़कन और ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि परमाणु बम की सनक दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में देख चुकी है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या दुनिया एक और परमाणु हमला अफोर्ड कर सकती है? क्योंकि अगर परमाणु हमला हुआ तो एक झटके में दुनिया कई दशक पीछे चली जाएगी। तानाशाह का ट्वीट बम, दुनिया में मचा हड़कंप। इस्लामिक वर्ल्ड को भड़काया, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराया। युद्ध में उतरेंगे महाविनाशक हथियार, इजराइल को नॉर्थ कोरिया की ललकार। परमाणु बम की नुमाइश दुनिया को तबाह कर देगी, किम की ख्वाहिश। $5,269 मौत,
18,422 घायल, हजारों इमारतें तबाह, करोड़ों अरबों का नुकसान। ये 15 दिन से जारी इजराइल और हमास की लड़ाई में सामने आए वो आंकड़े हैं जो हर घटते पहर के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने इजराइल को ऐसी धमकी दी है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। किम जोंग उन ने अपने परमाणु हथियारों की सनक दिखाते हुए कहा है कि फलस्तीन सिर्फ एक अरब या मुस्लिम मुद्दा नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्रता का मुद्दा है। इजराइल ने यरूशलेम पर कब्जा किया है जिसे वो पवित्र मानता है, और मुस्लिम शासक केवल निंदा करते हैं और इंतजार करते हैं। अगर हम होते तो अपनी सभी परमाणु मिसाइलों का परीक्षण इजराइल पर कर चुके होते। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग जब मुंह खोलता है परमाणु बम और अपने हथियारों की भाषा बोलता है। कई बार वो अमेरिका तक को परमाणु बम की धमकी दे चुका है, लेकिन इस बार उसने धमकी देकर इस्लामिक वर्ल्ड को इजराइल के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। अभी युद्ध में सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर लंबी बहस छिड़ी है। अगर युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ तो पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ जाएगा। जितनी मौत 15 दिन की जंग में हुई है, उससे सैकड़ों गुना ज्यादा एक दिन में हो जाएंगी, और दुनिया एक झटके में कई दशक पीछे चली जाएगी। दुनिया परमाणु बम की ताकत दूसरे विश्व युद्ध के समय देख चुकी है, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला किया था। यह धमाका इतना बड़ा था कि आसमान पर धूल का गुबार छा गया था, जिंदगी का नामो निशान मिट गया था। लेकिन अब के परमाणु बम उससे कहीं ज्यादा घातक हैं। ऐसे में किम की सनक भरा ये ट्वीट इसलिए भी सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि युद्ध में हमास नॉर्थ कोरिया के दिए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने हमास के हथियारों के जखीरे पर कब्जा कर रखा है। जो हथियार मिले हैं उनमें नॉर्थ कोरिया और ईरान के हथियार शामिल हैं। इसमें कई ऐसे हथियार हैं जो एडवांस वेपन माने जाते हैं, जिसमें F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है, जो कंधे से दागे जाने वाला हथियार है। इसका इस्तेमाल बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ किया जाता है। हमास के आतंकियों के पास ईरान और नॉर्थ कोरिया के हथियार पहुंच चुके हैं, और ये खुलासा किया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, क्योंकि इस वक्त जो ये हथियारों का जखीरा आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये उन्हीं हमास आतंकियों से बरामद हुआ है जो गांव में घुसकर इजरायली लोगों का कत्लेआम करने के लिए आए थे। जो ग्रे कलर के आप ये रॉकेट देख रहे हैं, ये नॉर्थ कोरिया के बताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर लाल रंग का राउंड बैंड लगा हुआ है, ये नॉर्थ कोरिया के बताए जा रहे हैं इजरायली फोर्सेस की तरफ से। और सामने जहां वो नीचे रॉकेट जो रखे गए हैं और मोटार टाइप रखे गए हैं, जहां ये एक सैनिक खड़ा है, ये बताए जा रहे हैं ईरान के। उधर किम जोंग उनके ट्वीट का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। ईरान ने अपने जंगी हथियारों की नुमाइश शुरू कर दी है। दरअसल हमास के जरिए इस्लामिक वर्ल्ड अपनी ताकत तो नहीं दिखाना चाहता, जिसकी कमान ईरान संभाल रहा है। इस वक्त दुनिया में 57 देश इस्लामिक संगठन में आते हैं, जो दुनिया की 21% आबादी, 7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और 8% जीडीपी की ताकत रखते हैं। लेकिन हमास को जितनी ताकत इस्लामिक वर्ल्ड से मिल रही है, उतना ही दम रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया से भी मिल रहा है। अब सवाल बड़ा है कि किम की सनक बड़ी तबाही तो लेकर नहीं आएगी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब दुनिया में अलग अलग मोर्चे बने हुए हैं। ऐसे में एक चिंगारी बड़ी आग भड़का सकती है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, वो जान लीजिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी ऑफिस में भारी बवाल मचा है। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की, झूमा झटकी हुई है। भूपेंद्र यादव के गार्ड के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। दफ्तर के अंदर रिवॉल्वर निकालने की नौबत आ गई। बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी होने के बाद यह हंगामा हुआ। जबलपुर की उत्तर
मध्य सीट के टिकट को लेकर बीजेपी दफ्तर में यह बवाल हुआ। पूर्व मंत्री शरद जैन के समर्थकों ने दफ्तर में जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। ये उसी वक्त की तस्वीर है, आप देख लीजिए कि हंगामे के बाद धक्का मुक्की और धक्का मुक्की के दौरान जब गार्ड को पिस्टल निकालनी पड़ी, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दफ्तर के अंदर रिवॉल्वर जो था वो निकालने की नौबत आ गई थी। 5वीं लिस्ट जारी हुई, उसके बाद हंगामा हुआ। आप एक बार जरा हंगामा सुनिए, फिर आगे की खबर बताता हूं आपको। तो ये देख लीजिए दो तस्वीरें आपको। मामला ये था कि जबलपुर की उत्तर मध्य सीट के टिकट का जो वो टिकट है उसी को लेकर दफ्तर में बवाल हुआ। पूर्व मंत्री शरद जैन के समर्थकों ने दफ्तर में जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। ब्रजेश, कहां से ये तलखी बढ़ी कि मामला यहां तक पहुंच गया, धक्का मुक्की हुई, रिवॉल्वर निकालना पड़ा? देखिए, जबलपुर के बीजेपी दफ्तर का मामला है। जबलपुर में जो सीट है वहाँ जो प्रत्याशी है अभिलाष पांडे, उनका नाम अनाउंस किया गया है। उसके बाद जो शरद जैन थे जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था, बहुत कम अंतर से हारे थे, उनके समर्थक बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। वहाँ पे बीजेपी की सांसद कविता पाटीदार थी और बीजेपी के भारत सरकार के मंत्री भूपेंद्र यादव थे जो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी हुए हैं। उनके साथ काफी देर तक बहसबाजी हुई और फिर धक्का मुक्की भी हुई। और धक्का मुक्की में जो कविता पाटीदार का जो सिक्योरिटी गार्ड था, उन्होंने उन लोगों को रोकने की कोशिश की, तो सिक्योरिटी गार्ड को तमाम जो आक्रोशित कार्यकर्ता थे उन्होंने तकरीबन उसको फिर पटक दिया और उसके बाद ये बवाल हो गया।